बैंकों का वर्गीकरण। समान रूप से बैंकें दो प्रकार की होती है, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक और दूसरा मध्यस्थ बैंक। यहाँ पर हम सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक बैंक। भारत में 1949 की बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अनुसार व्यापारिक बैंक अर्थात ऐसी संस्था जो बैंकिंग से संबंधित व्यवहार करे, अर्थात देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम स्वीकार करे और ग्राहक को जरूरत पड़ने पर उसे चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर इत्यादि द्वारा निकालकर वापस प्राप्त कर सके। अर्थात इसके अंदर पैसे जमा किए जाते हैं जिसे देश के विकास के लिए वह बैंक निवेश करता है और प्रजा को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर इत्यादि के द्वारा उसे पैसे दिए जाते हैं। इसी का एक और अर्थ है, एक और अर्थ दिया है, व्यापारिक बैंक व्यवसायिक इकाई है और मुनाफे के लिए कार्य करती है। अब हम शुरुआत करेंगे व्यापारिक बैंक के कार्य, जिसे दूसरे शब्दों में व्यापारिक बैंक अर्थात मुद्रा का आवागमन करके लाभ कमाने के लिए व्यवसाय करती है, जिससे उन्हें व्यापारिक बैंक कहते हैं। व्यापारिक बैंक के कार्य। व्यापारिक बैंक के अनेक कार्य करती है, जिसमें पहला आता है ए व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य। मुख्य कार्य में पहला कार्य जमा रकम स्वीकार करना। प्रजा के पास से उनकी बचतों को बैंक स्वीकार करती है और उनकी जमा रकम को सुरक्षित रखती है। प्रजा की बचतों को अपने पास रखकर उस पर ब्याज चुकाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जमा रकम के रूप में प्रजा बैंक को ऋण प्रदान करती है, जिसके बदले में बैंक ब्याज चुकाती है। ये सभी लोग आप इन सबसे परिचित हो कि लोग अपने पैसों की बचत करने के लिए बैंकों में जाते हैं, बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और उस जमा रकम के ऊपर बैंक प्रजा को ब्याज चुकाती है। इसीलिए अंतिम लाइन में लिखा गया है कि जमा रकम के रूप में प्रजा बैंक को ऋण प्रदान करती है, जिसके बदले में बैंक उन्हें ब्याज चुकाती है। जमा रकम मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहला नाम है चालू खाता की जमा रकम। यह खाता व्यवसाय, इकाई या व्यक्ति के नाम पर खोला जाता है, जिसमें रखी जाने वाली रकम सभी प्रकार की जमा रकम की तुलना में अधिक सरल होती है। व्यवसाय या व्यापार के लिए दिन में चाहे जितनी बार रकम निकाल सकते हैं। इन खातेदारों को चेक बुक प्राप्त होती है, परंतु ब्याज नहीं मिलता, बल्कि बैंक उनके पास से निश्चित प्रकार का सर्विस चार्ज वसूल करती है। ये जो मैंने आपको पहला जमा रकम स्वीकार करना कार्य पढ़ाया, उसके मुख्य तीन प्रकार थे। उसमें पहला हमने नाम पढ़ा चालू खाता की जमा रकम। चालू खाता व्यवसाय या इकाई के लिए खोला जाता है अथवा इकाई चलाने वाले व्यक्ति के नाम पर। इसमें व्यवसाय या व्यापार के लिए व्यक्ति दिन में चाहे जितनी बार रकम निकाल सकता है, लेकिन किसके द्वारा? चेकबुक के द्वारा। उस पर किसी भी प्रकार का बैंक उन्हें ब्याज प्रदान नहीं करती, बल्कि उसके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए व्यवसाय या इकाई से सर्विस चार्ज वसूल करती है। दूसरा जमा रकम स्वीकार करने का प्रकार है बचत खाता की जमा रकम। इस खाते में व्यक्ति अपनी अल्पकालीन यानी कम समय के लिए बचत रखते हैं। जब पैसा वापस चाहिए तो चेक बुक द्वारा निकाल सकते हैं और ऐसी जमा रकम पर ब्याज भी मिलता है। तो आपने अभी देखा कि चालू खाता पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता, जबकि बचत खाता की जमा रकम पर ब्याज मिलता है। वर्तमान समय में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि द्वारा भी बचत खाते से मुद्रा निकाली जा सकती है।
तो बचत खाता अल्पकाल के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। इसके ऊपर जो जमा रकम है उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है और प्रजा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, चेकबुक के द्वारा अपने बचत खाते से मुद्रा निकाल सकती है। इसी बचत खाते का एक दूसरा रूप है जिसका नाम है रिकरिंग खाता की जमा रकम। रिकरिंग खाते की जमा राशि भी बचत खाते का एक प्रकार है। जो व्यक्ति एक साथ बचत करने की इच्छा न रखते हो या बचत करने में असक्षम हो, ऐसे व्यक्ति प्रति माह यानी प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि इस खाते में जमा करवाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की जमा राशि बढ़ती जाती है और जमा राशि पर उसे ब्याज भी बढ़ता जाता है, अर्थात ब्याज मिलता रहता है। ऐसी जमा राशि को रिकरिंग जमा राशि कहते हैं। रिकरिंग जमा खाते में मान लीजिए कि आप 2 लाख 3 लाख पैसा जमा कराना चाहते हैं, इतनी बड़ी राशि को जमा कराना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक साथ इतनी बड़ी राशि को जमा कराने के लिए राशि नहीं है, धन नहीं है, तो आप उसे हर महीने कि भाई हर महीने में आपको 25-25 या 50-50 हजार रुपया देंगे बैंक को। जैसे जैसे आप हर महीने में 50-50 हजार रुपये देते जाएंगे, रकम आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे रकम पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रति महीने का जो रखा है, देखिए यदि किसी माह राशि जमा न करवाई जाए तो ब्याज के नुकसान के साथ दंड भी भरना पड़ता है। यानी आपने हर महीने बैंक से साथ इस प्रकार का साझा किया है कि हर महीने हम 50 हजार प्रति महीने जमा कराएंगे, जिस महीने आपने 50 हजार का रकम नहीं चुकाया, ब्याज भी नुकसान में जाएगा और शायद दंड के साथ, फाइन के साथ आपको एक्स्ट्रा रकम भी जमा करानी पड़ेगी। और अंतिम हम लोग शुरुआत करेंगे सावधि जमा। तीसरा हम शुरुआत करेंगे सावधि जमा, जिसे अभी भी मैंने पार्ट के शुरुआत में बताया था, फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम शॉर्ट में एफडी भी कहते हैं। इसमें जमा रकम को एक निश्चित समय के लिए रखा जाता है। इस जमा रकम पर बैंक सबसे अधिक ब्याज चुकाती है। इस वाक्य को आपको तैयार रखना है, एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा कि कौन से जमा खाते पर बैंक सबसे अधिक ब्याज चुकाती है, तो सावधि जमा खाता। जब दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए व्यक्ति बचत करने की इच्छा रखता हो, तब इस खाते में जमा रकम रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त निकासी ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैंने पहले समझाया, अभी फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि सावधि जमा अर्थात फिक्स डिपॉजिट में हम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए पैसे अपनी राशि को जमा कर सकते हैं, उसके ऊपर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में अगर आप बैंक जाकर जानकारी लेना चाहते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति के जमा राशि पर, अर्थात अगर हम उदाहरण के रूप में समझे तो 1 लाख रुपया अगर 1 साल के लिए आप जमा राशि करते हैं सावधि जमा खाते में, तो 6.5% अर्थात 1 साल में 1 लाख रुपए पर आपको 6,500 रुपया ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए व्यक्ति की उम्र 60 या 65 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसके जो जमा राशि होगी 1 लाख की, उसके ऊपर उन्हें अतिरिक्त ब्याज मिलता है 8% के आधार पर या 7.5% के रूप में उसे ब्याज मिलता है। अब आप कहोगे समान व्यक्ति की सावधि जमा पर 6.5% अर्थात पूरे साल में 6,500 1 लाख का, और 60 या 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति को इतना अधिक ब्याज क्यों? तो सरकार का ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति की रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, उन्हें सरकार आर्थिक मदद देने के लिए उन्हें ज्यादा ब्याज चुकाती है। अब हम लोग दूसरा कार्य प्रारंभ करेंगे, ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। दूसरा कार्य है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। अर्थतंत्र में व्यवसाय, व्यापार या निजी कारणों के लिए निवेशकर्ता, किसानों तथा अन्य वर्ग के लोगों को मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, तब वे बैंकों से ऋण लेते हैं। बैंक ब्याज लेकर विविध प्रकार का ऋण प्रदान करती है, अर्थात व्यवसाय के लिए, किसी प्रकार का व्यापार के लिए या किसी भी अपने स्वयं के कारणों से व्यक्ति को अथवा किसानों को अथवा अन्य वर्ग के लोगों को
मुद्रा की जब आवश्यकता पड़ती है तो बैंकों से ऋण लेते हैं, जिसे हम वर्तमान समय में इंग्लिश भाषा में लोन लेना कहते हैं। और बैंक ब्याज लेकर विविध प्रकार का ऋण प्रदान करती है। समय के संदर्भ में ये ऋण अल्पकालीन ऋण होता है, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष तक का, मध्यम अवधि का ऋण 1 से 5 वर्ष तक का और दीर्घकालीन ऋण 5 से 15 वर्ष तक का हो सकता है। ये आपको विकल्प में अथवा एक एक वाक्य में भी पूछा जाएगा। और मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार का आपको ऋण दिया जाए, वो अल्पकालीन हो या मध्यमकालीन हो या दीर्घकालीन हो, जिस समय का आपको ऋण दिया जाएगा, प्रत्येक प्रकार के ऋण का ब्याज दर भी बैंक अलग अलग लेती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक प्रकार के ऋण के लिए ब्याज की दर भी अलग अलग होती है। तीसरा कार्य है भुगतान एवं निकासी की सुविधा करने का कार्य, अर्थात हम बैंकों में पैसे का भुगतान कैसे कर सकते हैं या बैंक पैसों का भुगतान कैसे करेगी, हम बैंकों से पैसे कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। बैंक ग्राहकों को सरलता से मुद्रा का भुगतान एवं निकासी की सुविधा विविध प्रकार से पूरी करती है, जिसमें चेक, निकासी फॉर्म, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग इत्यादि की सुविधा का समावेश होता है। और ये सारे शब्दों से विद्यार्थी परिचित है, क्योंकि आज के वर्तमान समय में इन्हीं चीजों का उपयोग करके हम बैंकों से पैसे को निकालते हैं और कहीं पर भी जाकर इन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एटीएम मशीन, एटीएम कार्ड का हम यूज कर सकते हैं। कोई भी बैंक का एटीएम मशीन हो, वहां पर हम इसे उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हम घर बैठे बैठे ही अपने बैंकों से पैसे को निकाल सकते हैं अथवा उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, ये सारी जानकारी आप लोग जानते हैं। और अगला कार्य हम शुरुआत करेंगे चौथा, साख सर्जन का कार्य। चौथा कार्य साख सर्जन का कार्य। मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के अनुरूप रहे, इसके लिए बैंकें साख सर्जन का कार्य करती है। साख सर्जन द्वारा प्रवर्तमान अर्थात वर्तमान मुद्रा के भंडार में से नई मुद्रा का सर्जन होता है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति होती है। जब साख सर्जन की प्रवृत्ति बढ़ती है तब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। जब साख सर्जन की प्रवृत्ति घटती है तब मुद्रा की आपूर्ति घटती है। सर्वप्रथम हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे, हम ये समझे कि साख सर्जन क्या होता है। साख सर्जन अर्थात बैंक जमा राशि में से अतिरिक्त व्यक्ति को ऋण के रूप में भुगतान करे, राशि का भुगतान करे, और जितना ज्यादा लोगों में साख सर्जन करेगी बैंक, उतना ज्यादा अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति होगी। और साख सर्जन की प्रवृत्ति जितना अधिक बढ़ेगी उतना ज्यादा मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। और जब साख सर्जन की प्रवृत्ति घटती है तो मुद्रा की आपूर्ति घटती है, अर्थात जब लोग ऋण लेना कम कर देते हैं तो बाजार में मुद्रा की कमी हो जाती है। अब जो दूसरा पैराग्राफ मैं समझाने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। बैंक जब अपनी प्राथमिक जमा राशि में से, प्राथमिक जमा राशि मतलब प्रजा ने जो मूल राशि जमा कराया है, प्राथमिक जमा राशि में से ऋण प्रदान करती है। जब ऋण का चेक भुनाने के लिए लोन लेने वाले व्यक्ति के नाम का खाता उस बैंक में हो अथवा अन्य बैंक में खुलवाती है, तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक जब अपनी प्राथमिक राशि में से ऋण प्रदान करती है तो जिस व्यक्ति को ऋण दिया जाता है उसे सर्वप्रथम बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है। जिस बैंक से वो ऋण ले रहा उसी बैंक में खाता खुलवाए अथवा किसी अन्य बैंक में खाता खुलवाना होता है। यह चेक जमा होने पर नए खाते में उतना रुपया जमा होता है। अब उसने जितने भी राशि का लोन अर्थात ऋण लिया है वह अपने खाते में जमा कराएगा। इस व्युत्पन्न जमा राशि में से उस प्रमाण में तीसरे व्यक्ति को लोन प्राप्त होता है और नया खाता खुलता है और नई जमा रकम रजिस्टर होती है। तो आपने देखा कि बैंक के द्वारा जिस व्यक्ति को ऋण दिया जा रहा है
उस ऋण वाले व्यक्ति का खाता खुला, बैंक में पैसा जमा हुआ और व्यक्ति को लोन प्राप्त हुआ, और तीसरे व्यक्ति मतलब जो मूल व्यक्ति था उनके जमा में से अन्य व्यक्ति को मिल रहा है। इस प्रकार एक जमा राशि में से अनेक जमा राशि सर्जित होती है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक या दो लोगों ने बैंक में अपना जमा राशि जमा कराया है, राशि को जमा कराया, लेकिन उस जमा राशि से अन्य जमा राशि का सर्जन होने लगा। जो भी व्यक्ति को बैंक ऋण देगी, ऋण लेने वाला व्यक्ति खाता खुलवाएगा और वापस उसी बैंक के रूप में उसी खाते में वो पैसा वापस जमा होगा, यानी बैंक का फिर से क्या होगा, रकम बढ़ेगा और उतना ज्यादा से ज्यादा बाजार में अर्थतंत्र में मुद्रा बढ़ती जाती है। अब इसे मैं और आगे समझाऊंगा। दूसरी तरफ प्रत्येक लोन प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने खाते में जमा हुई ऋण की रकम को निकालकर उपयोग करता है, तब अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। अभी मैं आपको समझा रहा था कि जैसे ही हम बैंक में से व्यक्ति को ऋण देते हैं, लोन देते हैं, वह उसके खाते में जमा होता है और उसी के खाते में से जमा होने के बाद उसे वह निकालता है और उपयोग करता है, जिसके कारण अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। अब ये साख सर्जन का निर्माण बैंक कैसे करती है, उसे हम नियम के अनुसार समझते हैं। माना कि प्राथमिक जमा राशि 1000 है, यानी जो शुरुआत में व्यक्ति ने जमा किया था, और नगद रक्षित कोष का प्रमाण नियमानुसार 20% है, अर्थात उस 1000 में से बैंक अपने पास कितना प्रतिशत, 20% रखती हो, तो 1000 गुने 1/20% जितना साख सर्जन यानी 1000 की जमा राशि में से करेगी, अर्थात 1000 की प्राथमिक जमा राशि में से 5000 रुपया जितना साख सर्जन होगा। इसे मैं आपको नियम के अनुसार समझाऊंगा। 1000 ये आपकी प्राथमिक जमा राशि हुई, गुने 1 गुने 100/20। 100 कहां से आया, ये जो 20% था, प्रतिशत को जब हम हटाते तो 100 लिखते हैं, ये 0 से कट गया, और ये जो 10 बचा, 2 के पहाड़े पड़ेंगे तो 2 पचे 10। अब ये 5 का गुना 1 से करेंगे 5, और 1000 का गुना 5 से करेंगे तो 5000, अर्थात साख सर्जन कितना हुआ बच्चों, मुद्रा का भंडार कितना हुआ, 5000। इस तरह से साख सर्जन का निर्माण किया जाता है, जिसे मैं आपको तालिका के द्वारा भी समझाऊंगा। अब तालिका के द्वारा समझ सकते हैं। बैंक, ठीक है, जमा राशि 1000 हुआ, नगद रक्षित कोष 20% का 200 रुपये, और नया ऋण कितना मिला, 800 रुपये, यानी 200 रुपये बैंक ने अपने यहाँ जमा रखा है और बाकी का जो अतिरिक्त मुद्रा 800 है उसे ऋण में दिया। 800 रुपये जब ऋण दिए तो उसका 20% कितना रख लिया गया, बैंक ने 160 रुपये रख लिया, और ऋण में 800 रुपये के ऋण में से व्यक्ति को मात्र कितना प्राप्त हुआ, 640 रुपया। इस प्रकार से नया ऋण प्रदान किया जाता है। और इस साख सर्जन को निकालने का सूत्र आप देख सकते हैं जो 1 नंबर में आएगा, साख सर्जन बराबर प्राथमिक जमा राशि गुने 1 नगद रक्षित कोष का प्रमाण, जिसे आपको मैंने ऊपर भी समझाया था, यहां पर भी समझा रहा हूं। 1000 ये प्राथमिक जमा राशि, 1 और नगद रक्षित कोष का 20%, तो 20% हमने हटाया तो 100, और किस प्रकार से हमने डिवाइड किया वो आपने जाना, 0 से कट जाता है, और 2 के पहाड़े में 5, 2 पंचे 10, और ये जो हमने 5 यहाँ पे लिखा, 5 का मल्टीप्लाई गुना करेंगे 1 से तो 5 एकम 5, और 1000 का जब 5 से गुना करेंगे तो 5000। इस प्रकार से 5000 जमा राशि निकलती है। तो इस प्रकार से साख सर्जन किया जाता है। पांचवा और अंतिम, व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य का पांचवा और अंतिम कार्य आंतरिक बैंकिंग व्यवहार करना। एक बैंक दूसरे बैंक को अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। अल्पकालीन ऋण एक बैंक दूसरे बैंक को मध्यस्थ बैंक द्वारा प्रदान करती है। मध्यस्थ बैंक अर्थात आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसे कॉल मनी कहते हैं, और उस पर प्राप्त ब्याज दर को कॉल मनी रेट कहते हैं। ये आपको विकल्प में एक एक वाक्य में आएगा। अब हम बी नंबर से बात करते हैं, व्यापारिक बैंक के गौण कार्य, जिसके कुल 2 कार्य है। उसमें पहला कार्य शुरुआत करेंगे ग्राहकों के एजेंट के रूप में उपयोगी सेवाएं प्रदान करना। बैंक अपने ग्राहकों को विविध सेवाएं प्रदान करती है। उदाहरण स्वरूप आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता को साख प्रमाण पत्र देते हैं, कुछ आर्थिक प्रवृत्तियों के लिए गारंटी प्रदान करते हैं,
कुछ बैंक के कर के चलन, कर मतलब टैक्स, बीमा का प्रीमियम भरने इत्यादि की सुविधाएं भी ग्राहकों को देते हैं। ग्राहकों की कीमती वस्तुएं जैसे जेवर, महत्वपूर्ण कागज इत्यादि को सुरक्षित रखने के लिए बैंक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट अर्थात लॉकर की सुविधा किराए पर अपने ग्राहकों को प्रदान करती है, जिसे आप लोगों ने फिल्मों के माध्यम से या बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ से आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो महत्वपूर्ण इकाइयों के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कागजात होते हैं, कीमती जेवरात होते हैं, गहने होते हैं, उसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक अलग से लॉकर देती है, जिस लॉकर के बदले में उन्हें किराया लिया जाता है। दूसरा गौण कार्य है परिवर्तनशील समय के साथ आधुनिक सेवाएं प्रदान करना। बैंकों की संकल्पना एवं कार्य पद्धति समय के साथ सतत निरंतर बदलती रहती है। बैंकिंग कार्यों में निरंतर नवीनीकरण होता रहता है। आज के समय में चलन या चेक उपयोग किए बिना एक बैंक खाते में से किसी अन्य बैंक के ग्राहक के खाते में मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए NEFT और RTGS जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई है। NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोनों कोर बैंकिंग के कारण संभव हुआ है। कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। इंटरनेट बैंकिंग तथा मोबाइल फोन के बैंकिंग ऐप द्वारा ग्राहक अपने खाते की सभी जानकारी कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन पर प्राप्त कर सकता है, वस्तुओं की खरीदी कर सकता है और टिकट भी बुक करवा सकता है। बैंकें डीमेट खाता की सुविधा भी प्रदान करती है। डीमेट खाता शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, जामीनगिरी इत्यादि को भौतिक स्वरूप में सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खाता है, जिससे ऐसे खाता धारक अपने शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सुरक्षित रख सके। तो आपने देखा दूसरा गौण कार्य जिसमें आधुनिक सेवाएं प्रदान की जाती है। लोगों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल फोन के बैंकिंग ऐप के द्वारा अपने खाते की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, जामीनगिरी, डिवेंचर बोर्ड वगैरह रखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खातों के द्वारा उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो हमने पढ़ा व्यापारिक बैंक के जिसके दो प्रकार के कार्य थे, मुख्य कार्य और गौण कार्य।